अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तिज़ा SA के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत उन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज है, बगैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त। सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर खुदा माजिद। यारम जैसे ही पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हुआ, पिस्टल को पेन की बैक पॉकेट में लगाते हुए रूम से बाहर आया। आज इसका नाश्ता करने का मूड नहीं था और वो तेजी से बाहर जा रहा था, मगर अचानक भागकर दोनों बाजू फैलाकर इसकी जान से प्यारी बहन इंशा सामने आकर खड़ी हो गई। यारम ने मुस्कुराकर देखा, दोनों बाजू सीने पर बांधे फर्माबरदारी से खड़ा हो गया। दिल जानता था कि अब इस शहजादी से बात सुने बगैर वो नहीं जा सकता। इंशा जो हमेशा अपने लाला को रोकने के लिए अपने खास अंदाज में सामने आती थी, आज भी वैसे ही खड़ी थी। आंखों में हल्की शरारत और चेहरे पर नरमी झलक रही थी। जी हुकुम, क्यों सुबह सुबह आफत की तरह नाजिल होकर रास्ता रोक लिया है? यारम मुस्कुराते हुए बोला और इंशा के तासुरात पर दिल ही दिल में हंसी छुपाई थी। लाला, आपने कहा था ना कि बहुत जल्द आप मेरी मुलाकात मेरी होने वाली भाभी से करवाएंगे? इंशा ने पुलिस वालों के अंदाज में पूछा था। जी बिल्कुल कहा था। यारम ने सर तस्लीम खम होते हुए मान लिया था। तो फिर अब तक मुलाकात क्यों नहीं करवाई? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपको पता है लाला, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम, करवा दूंगा। आपको इतनी जल्दी क्यों है? जब कहा है तो मुलाकात करवा दूंगा, तो फिर थोड़ा सब्र कर ले। यारम अपनी बहन की चुलबुली फितरत पर मुस्कुराते हुए लुत्फानंदोज हो रहा था। जल्दी भला कैसे नहीं होगी? मैं इस लड़की से जल्द अज जल्द मिलना चाहूंगी जो सारी जिंदगी मेरे लाला के साथ रहेगी। वो मेरे लाला के काबिल भी है या नहीं, मुझे ये छानबीन करनी है। इंशा अपने भाई की आने वाली जिंदगी के लिए काफी मोहतात नजर आ रही थी। मैडम, आपको दिखावे और आपकी रजा लिए बगैर मेरा रिश्ता पक्का नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो तो मैं जानती हूँ कि आप पर सबसे पहला हक मेरा है। आप सबसे पहले मेरे लाला हैं, इसके बाद ही आप किसी और के होंगे। और ये बात आप अपनी होने वाली बीवी को ज़रूर बता दीजिएगा। इंशा की बातों में अपने भाई पर मान और मोहब्बत साफ झलक रही थी। यारम अपनी प्यारी बहन के मान को कभी टूटने नहीं देना चाहता था, इसीलिए इसने तय कर रखा था कि बहन की हर बात पर लब्बैक कहना इस पर लाजिम है। जो हुक्म मेरी बहना का। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कागजात तैयार करवाता हूँ और इन पर यह लिखवा देता हूँ कि मैं अपनी बहन के हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी ज़िंदगी के तमाम अहम फैसले करने का हक सिर्फ मेरी बहन को है। फिर वो कागजात लेकर आपकी होने वाली भाभी के आगे रखूंगा और इसे कहूँगा, देखो मैंने साइन कर दिया, तुम भी इन पर साइन कर दो। यारम की मुँह तले लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इंशा के साथ ऐसी प्यार भरी नोकझोंक इसकी ज़िंदगी की खुशगवार कर देती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, ताकि बाद में इन्हें मुझे कबूल करने में कोई मुश्किल ना हो। मुझे इनसे कोई और मसला नहीं होगा, बस मेरा भाई सबसे पहले मेरा ही रहे। इंशा को यारम की मजाक में कही हुई बात दिल से अच्छी लगी थी। यारम इसकी मासूम सी इनसिक्योरिटी पर हंसे बगैर न रह सका। यारम के दिल में ख्याल आया, शायद बहनों का प्यार ही ऐसा ही होता है। इन्हें लगता है कि भाभी के आ जाने से भाइयों का प्यार कम हो जाता है, जबकि बाज रिश्तों में ऐसा ही होता है। वो भाई जो बचपन से लेकर जवानी तक अपनी हर खुशी हर गम अपनी बहन के साथ बांटता है, हमेशा अपने बहन भाइयों के दरमियान झगड़ा होकर भी मोहब्बत की बुनियाद कायम रहती है। मगर एक दिन अचानक कोई ऐसी लड़की इसके भाई की जिंदगी में आ जाती है जो आते ही सबसे पहले बहनों से रिश्ता तोड़वाना शुरू कर देती है। जिस भाई को हमेशा अपनी बहन दुनिया की सबसे मासूम लड़की लगती है, शादी के बाद इसी भाई को अपनी बहन शातिर लगने लगती है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, मगर कल बहनों के दिलों पर ये डर जड़ पकड़ता जा रहा है कि भाभियाँ आएंगी और भाइयों को दूर कर देंगे। अब देखना यह है कि मैं शादी के बाद कितना बदलूंगा। मुझे तो लगता है कि मैं शादी के बाद भी अपनी बहन से ज़रा बराबर भी दूर नहीं हो सकता। हम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। अब मेरी मोहब्बत या मेरी आने वाली बीवी इस रिश्ते को कमज़ोर करेगी या मजबूत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआ है कि मैं कभी ना बदलूं, हमेशा इंशा का लाला बनकर रहूं, इसके चेहरे की मुस्कुराहट बनकर इसके साथ रहूं। और मुझे इतना मजबूत रखना कि मैं बीवी और माँ के दरमियान अदलो इंसाफ कर सकूं। मैं किसी का भी हक नहीं दबाना चाहता। ये दुआ है बेख्तियार यारम के दिल से निकली थी। मेरी बहन, प्यारी बहन, अगर इंक्वायरी ख़त्म हो गई हो तो बराह करम मुझे जानने दो। मैं अपने होशो हवास में वादा करता हूँ कि जो भी तुम्हारा हुक्म होगा मैं दिल से मान लूँगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। तुम्हारी इजाज़त के बगैर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकती और बहुत जल्द तुम्हें इससे मिलवाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वो पसंद आएगी और मैं इसे पहले ही कह दूंगा कि मेरी ज़िंदगी में आने से पहले वो तुम्हारे बनाए हुए तमाम असूलों कवायद की पाबंदी करे। प्लीज़ अब मुझे जाने दो, लेट हो रहा है।
यारम खान जो काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, अपनी बहन के सामने सर झुकाए हर बात मानते हुए जाने के लिए इल्तिजाई अंदाज में अपना रहा था। वाकई एक बहुत ही प्यारा भाई था यारम खान। ठीक है, इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो जाएं, मगर आते वक्त मेरे लिए अच्छी सी आइसक्रीम ज़रूर लाइएगा। इंशा ने हमेशा की तरह आखिर में अपनी फरमाइश का इजहार किया, जिसका यारम का हमेशा से इंतज़ार रहता था। क्या भाई, मत करें, मुझे दर्द हो रहा है। यारम ने इसकी छोटी सी नाक पकड़कर खूब झंझोड़ दिया। कितनी आइसक्रीम खाओगी? खा खा कर तो मोटी होती जा रही है। थोड़ा डाइटिंग का ध्यान रखा करो, कितनी कैलोरीज सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। भाई, मैं डाइटिंग करके अपनी कैलोरीज कम कर लूँगी। आप मेरे लिए मेरी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम ले आइएगा। ओके मेरी माँ, रास्ता छोड़ो, आते हुए लेता आऊँगा। देख लेना, एक दिन तुमने मैंगो आइसक्रीम खा खा कर खुद भी मैंगो बन जाना है, और फिर किसी लड़के ने तुमसे शादी नहीं करनी। यारम ने हंसते हुए इसके सर पर चपत लगाई थी। मुझे शादी करनी भी नहीं है, मुझे सारी जिंदगी अपने लाला और बाबा और अम्मा के साथ रहना है। वो शादी के नाम पर मुंह बनाते हुए बोली। ऐसा नहीं होता पागल लड़की, एक ना एक दिन हर लड़की को अपने घर जाना होता है। यारम के लहजे में शफकत और मोहब्बत भी थी और थोड़ा सा दुख भी। मुझे कहीं नहीं जाना, और मेरा घर ये मेरा घर नहीं। ऐसा दोबारा मत कहिएगा, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। वो लाडला सा चेहरा बनाते हुए बोली और सच में रोने लगी थी। अब भला यारम कहाँ इसका रोना बर्दाश्त कर सकता था। इसका दिल तो तड़प उठा था और इंशा की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था। फौरन अपनी बहन को गले लगाया। पागल, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? लड़कियां खुशी खुशी शादी करके जाती हैं, एक तुम हो ड्रामा कहीं। चलो चुप कर जाओ, अगर बाबा या अम्मा ने देख लिया ना तो क्या सोचेंगे। यारम ने इंशा को न जाने क्या कहा कि इंशा बेचारी रो रही है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि इंशा खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, जिसे फजूल में रोना आ जाता है। मैं फजूल में नहीं रोती, आप ऐसी बातें करते हैं फिर रोती हूँ। अब आप चाहें तो आपको देर नहीं हो रही? देर हो रही है, मगर तुम्हें रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। लाडो रानी, नहीं रो रही, आप जाएं, बस आते हुए आइसक्रीम लेते आइएगा। वो शरारती सा मुस्कुराई। अल्लाह की पनाह, नाराजगी में भी अपनी आइसक्रीम नहीं भूली। लालच की हद है। यारम ने इसके सर पर हल्की सी थपकी मारी, हंस दिया और अपनी बहन की शरारती मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए राहदारी की तरफ कदम बढ़ाया। गाड़ी तक पहुंचते ही इसने आराम से दरवाज़ा खोला, पीछे बैठकर एक हाथ से अपनी जैकेट सीधी की और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद किया। यारम की अदा देखकर इंशा की आंखों में हल्की सी चमक और एक शरारती मुस्कुराहट फिर से जाग उठी थी। पता नहीं वो कैसी होंगी जो मेरे प्यारे लाला की ज़िंदगी में आएंगी। वैसे जो भी होंगी बहुत प्यारी होंगी। मेरे लाला की चॉइस कोई आयम लड़की नहीं हो सकती। इंशा ने अपने दिमाग में सोचा और अपने दिमाग में ही जवाब दिया। नज़र अपने भाई पर रश करते हुए मरकूज रखी हुई थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और दरवाज़ा पार्क कर चुकी थी, लेकिन वो ख्यालात में खोई रह गई थी। मगर शुक्र है कि इसे होश थोड़ा जल्दी आ गया। होश में आते ही इंशा अपने रूम में जाकर पढ़ाई में लग गई थी। इंशा को पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर घर से बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त इसे कभी नहीं मिली थी। 5वीं क्लास में इसको स्कूल से छुड़वा लिया गया था। वो इस वक्त बहुत रोई थी, लेकिन इसकी पढ़ाई का इंतज़ाम घर पर कर दिया गया था। बाकी की तालीम इसने घर पर बैठकर ही मुकम्मल कर ली थी। माजी में कुछ तल्ख यादें थी, जिनकी वजह से इंशा को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यारम एक बहुत अच्छा भाई था। इंशा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना इसका फ़र्ज़ था, मगर बाहर जाकर पढ़ाई करने के मामले में वो अपनी बाबा से भी कहीं ज़्यादा सख्त था। लड़कियों की तालीम करने से इसे कोई मसला नहीं था, मगर वो अपनी बहन को 4 दीवारी से बाहर भेजकर बचपन में गुजरे हुए दर्दनाक वक़्त को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। अपने मासी के वो आज तक नहीं भूल सका था। यारम खुद आकर इंशा को पढ़ाया करता था और घर में इसे पढ़ाने वाली उस्ताद भी ख़वातीन थीं। इंशा का दिल बहुत चाहता था कि वो बाहर जाकर तालीम हासिल करे, मगर ना इसके बाबा और ना ही इसके लाला ने कभी इजाज़त दी। ये 2 लोग इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते थे और इनकी इजाज़त के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपने शौक़ को वो घर बैठकर ही पूरा किया करती थी। पढ़ाई में काफ़ी लायक होने की वजह से घर बैठकर भी वो अच्छे पेपर देकर कई बार अव्वल पोजीशन हासिल कर चुकी थी। अब इंशा ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से मुकम्मल कर लिया था और वो फर्स्ट ईयर की तैयारी में मसरूफ़ थी। एज़ल, ये सारम की आवाज़ थी। वो पास खड़ा था, मगर एज़ल को कुछ खबर ना हुई। कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी और वो मोबाइल पर नजर जमाए अपनी ही दुनिया में मस्त कुछ देखने हुए दांत निकाल रही थी। सारम खान एज़ल का फुप्पोजाद भाई था। बचपन में एक हादसे के बाद वो अपनी माँ के साथ मामू के घर आकर रहने लगा था। तब इसकी उम्र सिर्फ 5-6 साल की थी। किसी घर में रहते हुए इसने अपनी तालीम मुकम्मल की। सारम को बचपन से ही कुकिंग का शौक था। पढ़ाई मुकम्मल करते ही इसी शौक को बिजनेस बना लिया। एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरुआत की और अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी कि बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जो काम महज शौक से शुरू किया था वो आज एक बड़ी पहचान बन गया था। पाकिस्तान के हर टेके फ्लेवर
बड़े शहर में इसके रेस्टोरेंट की ब्रांचेस खुल गई थी। खाना इतना मशहूर था कि बाहर से आए सयाह भी यहाँ का जायका चखे बगैर वापस नहीं जाते थे। एज़ल को फनी टिकटॉक देखने का बेहद शौक था, मगर आम लोगों जैसा नहीं। कानों में हैंड फ्री लगाकर वो वीडियोस देखती और कभी कभी इतने जोर से हंसती कि इसकी माँ डरकर फौरन डांटने लगती। सारम ने पुकारा, लेकिन वो मोबाइल पर नजरें जमाई रही। कान में हैंड फ्री लगी थी। सारम ने चिढ़कर इसके कंधे को हिलाया और हैंड फ्री कान से खींच ली। इसने बस सरसरी सा जवाब दिया। एज़ल, अगर मेरी तरफ मुंह करके बात कर लोगी ना तो तुम्हारे मोबाइल का टिकटॉक नहीं भाग जाएगा। सारम भाई, अगर मैं शक्ल आपकी तरफ भी ना करूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएंगी। एज़ल ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और बगैर नजर उठाए बोली, एज़ल की बच्ची, तुम कभी कोई काम बहस किए बगैर कर सकती हो? नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। आने वाले वक्त का क्या पता। वैसे आप पूछना क्या चाहते हैं? ले रख लें याद मैंने मोबाइल ले रख दिया मैंने मोबाइल। एज़ल ने अपना रुख सारम की जानिब करते हुए मतवज्जा होकर कहा। एज़ल ने आखिरी बार मोबाइल नीचे रखा और टीवी चढ़ाकर इसकी जानिब रो कर चुकी थी। अब बताएं मैं सारम भाई, क्या पूछना है आपको? आपको अंदाजा है कितनी फनी वीडियो देख रही थी मैं? लेकिन आप और आर्यन भाई को जब तक मेरे फन का बेड़ा गर्क न कर लें सुकून नहीं आता। अगर आप दोनों की नजर से बच जाऊं तो फिर मेरी प्यारी मूरे मेरे पीछे पड़ जाती हैं। वो अपना दुख सुना रही थी, जबकि सारम के लबों पर हंसी घुल गई थी, मगर एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया था। माशाल्लाह, खुदा की कुदरत है, मूरे तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। लड़की कभी अपनी हरकतें भी देख लिया करो। कसम से अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो कब की घर से निकाल देता। एज़ल ने आवाज के सिर्फ पलट कर देखते हुए अपना सर पकड़ लिया था। ए अल्लाह, मेरी किस्मत खराब है, मुझे मामा का नाम ही क्यों लेना था, क्योंकि सारे मूरे तस्बीह हाथ में लिए हाजिर थी। अब एज़ल के नसीब में आधे घंटे का लेक्चर पक्का था। बोलो एज़ल, तुम मामी जान के बारे में क्या कह रही थी? सारम एज़ल की हालत से महफूज होते हुए इसे तंग कर रहा था। एज़ल ने घूरकर सारम को खामोश रहने को कहा था। एज़ल जानती थी कि सारम के हाथ बात लग गई तो अब वो तो मूरे से इसकी खातिर तवाज़ो करवा कर ही छोड़ेगा। इसे हमेशा अपनी मामी से एज़ल की तबीयत साफ होते देखकर मज़ा आता था, और भला ये मौका कैसे खाली जाने देता। ये क्या कहेगी मेरे बारे में? जब भी मुंह खोलेगी ये बुरा ही बोलेगी। हमेशा की तरह एज़ल की माँ की बंदूक का रुख एज़ल की जानिब हो चुका था। अल्लाह माफ़ करे, आपके बारे में बुरा क्यों बोलूँगी? क्या मूरे आप भी सारम भाई की बातों में आ जाती? बेचारी डरते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मूरे को सीरियस होते देखकर एज़ल का टिकटॉक वाला सारा नशा उतर गया था। सारम कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, और मैं सारम की बातों में क्यों आऊँगी? मुझे खुद तुम्हारी हरकतों का पता है। क्या हरकतें हैं मेरी? आपको तो हर वक्त मुझसे खराबियाँ ही नजर आती रहती हैं। एज़ल ने खफा सा मुँह बना लिया। कोई एक आदत अगर तुम में काबिल तारीफ हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। ना तुम में लड़कियों जैसा सलीका है, ना ही लड़कियों वाले गुण। तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक जैसे हो। इधर सारम को देखो, कितना होशियार और समझदार बच्चा है, और तुम दोनों बहन भाइयों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। पता नहीं किस गुनाह के सजा के बदले खुदा ने तुम जैसे दो नमूने मेरे घर दे दिए। आज तो एज़ल की मूरे गुलनार खान का पारा खूब हाई था। बेचारी एज़ल को इसी बात का डर था, क्योंकि इसकी मूरे का पारा कब हाई हो जाए पता नहीं चलता था। अफजल खान और गुलनार खान सारम के मामा मामी थे। इनके दो बच्चे थे, बेटा आर्यन खान और बेटी एज़ल खान। माशाल्लाह दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक। एज़ल लड़की होने के बावजूद कहीं ना कहीं झुक जाती थी, लेकिन आर्यन खान इसको लगाम डालने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ था। वो कब घर आता कब जाता किसी को पता नहीं चलता था। आज भी आर्यन का गुस्सा बेचारी एज़ल पर निकल गया। घर के मुलाजमों से पता चला कि आर्यन साहब रात से घर पर हैं, लेकिन न माँ बाप को सलाम किया न हाल पूछा। अभी तो शायद नवाब सादे आराम से सो रहे थे, और सुबह सुबह एज़ल इनकी झंझलाहट का निशाना बन गई थी। बेचारी खैर इतनी भी मासूम नहीं थी, अपनी माँ को खूब तंग करती थी, मगर इसकी हरकतें शरारत में लिपटी मासूमियत लिए हुई थी। आर्यन खान एक बेलगाम अड़ियल घोड़े की तरह था। दिमाग पर सिर्फ अपनी हुकूमत चलती थी। अच्छे कामों में कभी दिलचस्पी ना लिए, मगर उल्टी सीधी हरकतों में बड़ी तेजी दिखाता। सारम और आर्यन दोनों बेहतरीन दोस्त थे। अगरचे उम्र में तकरीबन 5 साल का फर्क था, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग लाजवाब थी। सारम जानता था कि आर्यन का मिजाज रोक टोक बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसलिए वो कभी ज़्यादा दबाव नहीं डालता था। यही वजह थी कि सालों से इनकी दोस्ती कायम थी। सारम को आर्यन की बहुत सी आदतें पसंद नहीं थीं, मगर वो जानता था जब माँ बापसी की बात वो नहीं मानता तो किसी और की सुनने वाला कहाँ होगा, इसलिए अक्सर खामोश रह जाता था। आर्यन खान को ना कोई डांट सकता था और ना किसी के हुक्म के आगे झुक सकता था।
ضد خود سر اپنی ہی دنیا میں مگن، مگر ایک شخصیت ایسی تھی جس کی ڈانٹ وہ برداشت کر لیتا تھا، بلکہ اس کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ وہ تھی سارن کی ماں، یعنی آریان کی پھپھو روشانے۔ بچپن ہی سے آریان خان کو روشانے نے گہرا لگاؤ تھا۔ اپنی ماں سے بھی کہیں زیادہ پیار وہ روشانے کو دیتا۔ روشانے بھی اسے اپنی بیٹے کے سے بڑھ کر مانتی تھی۔ وقت نے روشنا کو ایسے بڑا دکھ دیا کہ شاید وہ اکیلے برداشت نہ کر پاتی، مگر سارم، آریان اور ایزل کے سہارے اس نے اپنی پوری جوانی گزار دی۔ یعنی 3 بچوں میں اس کی دنیا سے مٹ گئی۔ وقت گزرتا رہا لیکن روشانے کے زخم آج بھی ہرے تھے۔ آریان اس سے پہلے بھی محبت کرتا تھا، مگر اس کے دل پر لگے زخموں کو دیکھ کر بھی وہ کبھی اس کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ وہ اسے پھپھو کم اور روشانے زیادہ کہہ دیتا کر بلاتا تھا، جیسے اس رشتے میں ایک ماں سے بڑھ کر ملال اور پیار چھلکتا ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایزل اپنی خاطر تواضع کروا کر غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے مورے کی غصیلی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں؟ ابھی کچھ سنانا باقی رہ گیا ہے تو رک جاتی ہوں۔ ایزل، صبح زبان درازی مت کرو، ماں نے جھنجھلا کر کہا، اور جا کر دیکھو وہ تمہارا گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والا بھائی اٹھ گیا ہے تو اس کو جا کر کہو کہ جب گھر میں آیا کرے تو کبھی ماں کو سلام بھی بلا لیا کرے۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور تھکن بھی۔ وہ پل بھر کو رکی، پھر تلخی کے ساتھ بولی، اس کی شان میں فرق نہیں پڑ جائے گا، کب آتا ہے کب جاتا ہے، بے لگام گھوڑا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ جی جا رہی ہوں، ایزل نے تیزی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور بے بسی بھی تھی۔ دل میں وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماں نے جو بھڑاس نے اس پر نکالی ہے، اس کی اصل وجہ صرف اور صرف اس کا شہزادہ بھائی آریان خان ہے۔ ایزل نے رخ موڑا تو قدموں میں ایک تیزی سی آ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ ایزل ہے، وہ کب کسی کے جاگنے یا اجازت دینے کا انتظار کرتی ہے۔ دروازے کی کنڈی گھمائی اور دھاڑ سے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی فضا یکدم بدلی۔ وہ لیسی کی ٹھنڈک ہر چیز کو جگڑے بیٹھی تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے مگر روشنی اندر آنے سے ڈرتی تھی۔ بستر پر آریان ترچھا سا پھیلا ہوا تھا، کمبل آدھی ٹانگوں پر ڈالا ہوا، جیسے دنیا کی ساری بے فکری اس کے پاس گروی رکھی ہو۔ یہ آریان کا اندازہ تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کسی کی ہمت ہی نہیں تھی اس میں یوں گھس کر آنے کی۔ کسی کی نہیں، سوائے 2 لوگ کے، ایک اس کا جگری دوست سارم خان اور دوسری اس کی بدتمیز بہن ایزل، جسے وہ ہزاروں بار منع کر چکا تھا کہ میرے روم میں ایسے مت آیا کرو۔ استغفر اللہ، اتنا ٹھنڈا روم؟ آپ کے روم میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے فریزر کا گیٹ کھول دیا ہو۔ کسی دن آپ نے ٹھنڈ سے جم جانا ہے بھائی۔ ایزل دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ کپ کپا گئی۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ آریان کے بیڈ کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ آریان بھائی اٹھ جائیں، 10 بج چکے ہیں، آپ کا اٹھنے کو کوئی دل نہیں کر رہا؟ وہ ذرا سی ناک سکیڑ کر بولی، اور نیچے مورے ہیں جو آپ کا سارا غصہ مجھ پر نکال رہی ہیں۔ آریان نے سستی سے آنکھیں ملی، پھر آہستہ سے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ کمبل اب بھی اس کی ٹانگوں پر تھا اور کمرے کی ٹھنڈک کے باوجود وہ خود کو آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ ایزل کتنی بار کہا ہے کہ میرے روم میں اس طرح مت آیا کرو۔ آریان نے جھنجھلا کر کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا، جیسے وہ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ ایزل کی اچانک موجودگی سے بچنا چاہتا ہو۔ دنیا بھر کا ٹھرکی انسان اپنی بہن سے بے حیائی کرتا ہے، لیکن آریان ہر غیرت مند بھائی کی طرح اپنی بہن سے بے حد شرم و حیا کرتا تھا۔ تو آپ اپنا روم بند کر کے لاک کر کے سویا کریں، اگر کھلا ہوگا تو میں ایسے ہی آؤں گی۔ ایزل نے ہونٹ پھلا کر جواب دیا، جیسے بات نہ ماننے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس وقت آریان نے صرف ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ ایسے حلیے میں اپنی بہن کا سامنا کرنا اس کے لیے سخت شرمندگی کا باعث تھا۔ روم میں مدھم سی روشنی چل رہی تھی جس میں اس نے خفگی اور ایزل کی ضد دونوں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی لڑکیوں کے لیے۔ آریان کے غصے پر ایزل کلکلا کر ہنس پڑی۔ اس کی کھیکی کرتی ہنسی کمرے میں کی خاموشی میں گونج اٹھی تھی، جیسے ماحول کو چھیڑ رہی ہو۔ اب یہ دانت نکالنے کی وجہ؟ آریان نے تیوری چڑھائی اور آنکھیں سکیڑ کر سے گھورا۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے سوچ کر کہ بول کون رہا ہے کہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ایزل نے طنزیہ ہنسی دبائی۔ ضد تو اچھی ہوتی ہے، چاہے لڑکے کریں یا لڑکیاں۔ ویسے بھی جس کا بھائی آریان خان جیسا اکڑو ہو، اس کی بہن میرے جیسی ہی ہوتی ہے۔ آریان نے تیوری چڑھائی اور بھاری لہجے میں جواب دیا۔ مرد پر اکڑ سوٹ کرتی ہے، آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ ایزل نے فوراً چپتا ہوا سوال داغ دیا، اچھا کس کتاب میں لکھا ہے؟ آریان نے گہرا سانس لیا، آواز کی سخت پن میں نرمی گھولتے ہوئے بولا، ایزل تم میری چھوٹی بہن ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مگر ہر بات پر میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ جاؤ روم سے اور جا کر مورے سے کہہ دو کہ آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو کر ان سے سلام کرنے آ جاؤں گا۔ رات کو بہت لیٹ آیا تھا، اس لیے ان کو جگانا
मुनासिब नहीं समझा। इतना बद तहजीब नहीं हूँ जितना वो समझती है। अपने बेतरतीब लिबास की वजह से आर्यान ने गुस्से से कहा था, जा रही हूँ, मुझ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कौन से भाई होते हैं जो अपनी बहनों से हर वक्त प्यार से बोलते हैं। आपका तो गुस्सा ही नहीं उतरता। खैर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मूरे की नज़रें तो हम दोनों ही बदतमीज़ और बदतहजीब हैं, जानता हूँ। और तुमने जो कहा है ना कि पता नहीं कौन से भाई होते हैं जो बहनों से प्यार करते हैं, इसका जवाब मैं तुम्हें आकर देता हूँ। पता है, जवाब नहीं, लेक्चर देंगे। ईज़ल ने बात काट कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जाते जाते इसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। कमरे में गूंज सी फैल गई थी। इसकी चाप और लहजे की तेज़ी दोनों आर्यान के असाब पर नक्श छोड़ गई थी। आर्यान ने ठंडी सांस छोड़ते हुए खुद को कंबल से आज़ाद किया। पागल, तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारे घर की जान हो तुम। तुम्हारी चचहाट की वजह से तो ये मकान घर लगता है। वो सोचते सोचते मुस्कुरा दिया। इतनी सुबह सुबह उठा कर बिठा दिया है, पता नहीं क्या करवाना था। संडे का दिन भी सुकून से नहीं गुजरने देते। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं घर नहीं आता। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता और शावर लेने वॉशरूम में घुस गया था। यारम की अम्मा जी। यारम ने दोबारा तुमसे जिक्र किया कि कब हमें रिश्ता लेकर जाना है? नहीं, मुझसे तो नहीं कहा। मुझे लगा शायद आपसे कोई बात की हो। यारम की अम्मा ने चाय का कप यारम के बाबा के हाथ में थमाते हुए कहा। यारम के बाबा ने कप थाम कर कुर्सी से टेक लगाई, गहरी सांस भरी और कुछ लम्हे सोचते रहे। नहीं, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से हमें खुद पूछ लेना चाहिए कि उस लड़की ने क्या जवाब दिया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ी मुश्किल से यारम ने शादी के लिए खुद से बात शुरू की है, वरना उस लड़के के लिए तो अपनी जॉब ही सबसे ज़रूरी है। यारम की अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। चाय की भाप प्याली के किनारे से उठकर हवा में घुल रही थी। इससे पहले कि इसका दिमाग बदल जाए, हमें खुद ही बात कर लेनी चाहिए। यारम के बाबा ने संजीदगी से जवाब दिया और निगाहें कप की सतह पर जमा दी, जैसे सोचों में खो गई हो। यारम का जिक्र अभी चल ही रहा था कि अचानक इसके भारी कदमों की चाप करीब सुनाई थी। तो गाड़ी से उतरकर सीधा गार्डन में आया, जहाँ इसके बाबा और माँ बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यारम की माँ ने चाय का सिप लेते हुए मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम। यारम की माँ और यारम के बाबा ने एक साथ बेटे के सलाम का जवाब दिया। बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी की बहुत लंबी उम्र हो। यारम की माँ ने प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरा। यारम सर झुकाए माँ के सामने खड़ा रहा, फिर अपने बाबा से मिलकर इनके पास ही बैठ गया। क्या बात है, आज तो आप लोगों ने गार्डन में महफिल सजा रखी है? यारम ने बैठते हुए मुस्कुरा कर पूछा। सामने छोटी मेज पर चाय का सामान रखा था। भाप उड़ाती प्यालियों के साथ हल्की शाम और हवा पौधों के पत्तों को छू रही थी। मंजर वाकई किसी महफिल से कम न लग रहा था। बेटा जी, अब महफिल सजाना कहो या ना के बंदी। यारम के बाबा के लहजे में संजीदगी के साथ बेटे के लिए शरारत भी छुपी थी। यारम ने तजस्सुस भरी नजरों से बाबा को देखा। दरख्तों की सरसराहट ने लम्हा भर के लिए खामोशी और गहराई पैदा कर दी। मतलब? मैं कुछ नहीं समझा। यारम खान अपने बाबा की बात का मतलब ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने हंसते हुए सर झटका। बाबा, मैं सच में नहीं समझा। यारम ने उलझन से कहा। ठीक है, नहीं समझे तो वजाहत दे देते हैं। मतलब ये है कि तुमने कहा कि तुम हमारी होने वाली बहू के साथ बात करके हमें इतलाक दोगे कि कब हमें इसके घर रिश्ता लेकर जाना है, मगर तुम तो एकदम खामोश हो गए हो। इस बात को हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। हमें तो डर लगने लगा है कि कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। यारम की माँ ने फिक्रमंदी से कहा। हवा की झोंके ने बागीचे में लगी बेलों को हिलाया। फिर लम्हा भर को मंजर और संजीदा हो गया, जबकि हम दोनों तो ख्वाब सजाए बैठे हैं कि बहुत जल्द हमारे घर में बहू आने वाली है और हम होने वाले पोते पोतियों का मुंह देख सकेंगे। घर में रौनकें लग जाएंगी। यारम के बाबा ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। क्या बाबा, आप भी इतनी दूर तक की सोच लेते हैं? शादी तो पहले हो जाने दें, फिर पोते पोतियों का मुंह भी देख लीजिएगा। यारम मुस्कुराते हुए सर झुका गया। इसने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर नजरें जमीन पर टिकी रही। गार्डन की खामोशी में इसकी झिझक साफ झलक रही थी। खान का बेटा होकर शर्मा रहा है। यारम के बाबा ने बेटे की नजरें झुकाने पर जोरदार कहका लगाया। इसकी हंसी बागीचे की खामोश फिजा में गूंज उठी थी। यारम की माँ ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और नरमी से बोली। बस भी करें, आप तो हर बात में मजाक निकाल लेते हैं। भाई, अब तुम्हारा बेटा शर्मा रहा है तो मेरा मजाक करना तो बनता है। खान पर इतनी शर्माहट अच्छी नहीं लगती। यारम के बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। यारम की माँ ने हंसते हुए चाय का कप मेज पर रखा और वकार भरे अंदाज में जवाब दिया। आपको तो मौका चाहिए बात छेड़ने का। तो क्या करूं, आप बातें ही ऐसी करते हैं, बंदा थोड़ा बहुत शर्मा जाता है। और कहाँ लिखा है कि खानों को शर्म नहीं आती? यारम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम्हारे बाबा की किताब में सुनहरी हरूफ में लिखा है कि खानों को शर्माना जेब नहीं देता।
यानम की माँ ने बेटे की तरफदारी करने की कोशिश की, मगर पासा इस पर ही उल्टा पड़ गया था। हाँ भाई, अपनी माँ से पूछो कि कभी मैं शर्माया हूँ? हमेशा तुम्हारी माँ को ही शर्माने पर मजबूर किया है। यानम के बाबा ने शरारती नज़रों से यानम की माँ की तरफ देखा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कैसे बता सकती हूँ, आप तो हर बात में मुझे ले आते हैं। जवान बेटा सामने बैठा हो तो आपको तो पता नहीं ऐसी बातें कैसे सोच जाती हैं। यानम की माँ के गाल सुर्ख हो गए थे। वो हमेशा की तरह शर्माते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। बागीचे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। फिर यानम के बाबा और यानम दोनों के कह के गूंज उठे, मुझे नहीं आना। आप बाप बेटा बैठकर बात करो, जब फैसला हो जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। यानम अपनी माँ को पीछे से आवाज़ से देता रह गया, मगर वो नहीं रुकी और शर्माते हुए घर के अंदर चली गई। और यानम और इसके बाबा मुस्कुराते रह गए। बाबा प्लीज़ ना तंग किया करें, आपको पता है कि अम्मा को मेरे सामने बहुत शर्म आती है, आप फिर भी नहीं बाज आते। इन्हें चिढ़ने से यानम हंसते हुए अपने बाबा को रोकने की कोशिश कर रहा था। यार क्या करूं, तुम्हारी माँ जब ऐसे शर्माती है तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है। वो और ऐसी शर्मो हया तो मुझे तभी देखने को मिलती है जब मैं तुम्हारे सामने कोई मजाक करता हूँ। बाबा ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर लम्हे भर के लिए रुके और संजीदा होते हुए बोले, खैर तुम अपनी माँ की तरफदारी करना छोड़ो और सीधा मुझे ये बताओ कि तुमने हमारी होने वाली बहू के साथ बात की या नहीं। बाबा, आपकी बहू समझे कि मेरी बात हो चुकी है। बस आपकी बहू अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बेटी है, जो अपने बाबा की इजाज़त के बगैर हाँ में जवाब नहीं देना चाहती। अर्श के बाबा मुल्क से बाहर रहते हैं, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया। यारम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए सर हल्का सा झुकाया और कुछ मैं खुद भी मसरूफ़ हो गया था। अचानक से एक केस मुझ पर आन पड़ा, वरना अब तक तो मैं आपकी बहू से बात करके आपको जाने का बोल चुका होता। हवा में हल्की सी चुप छाई हुई थी। यारम के लहजे में संजीदगी और थोड़ी सी माजरत छलक रही थी। ठीक है, अब तुम जल्द से जल्द हमारी बहू से बात करो कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। यारम के बाबा ने संजीदा लहजे में कहा, और हमें खुशी हुई कि हमारी बहू इतनी अच्छी बेटी है कि अगर अच्छी बेटी है वो तो अच्छी बहू भी साबित होगी, और ऐसी लड़की को हम जल्द से जल्द अपने घर की इज्जत बनाना चाहेंगे। यारम के बाबा ने नरमी और वक़ार के साथ अपनी बात मुकम्मल की। हवा में हल्की खुशबू फैल चुकी थी और गार्डन के पौधों के दरमियान लम्हा भर के लिए सुकून छा गया था। जी बाबा, मैं आज ही बात करता हूँ। गुड, चलो तुम जाओ, चेंज करके रेस्ट करो। मैं ज़रा अपनी शर्माई हुई बीवी को देखूं कि किस कोने में जाकर छुप गई है। यारम के बाबा मुस्कुराते हुए खड़े हुए और हल्की शाम की हवाएं इनके गिर्द घूम रही थीं। पौधों की खुशबू और बागीचे की ठंडी हवा माहौल को पुरसुकून बना रही थी। जी चाहिए, मगर इस वक्त तो अम्मा गुस्से में होंगी, जाकर आपने डांट ही खानी है। साथ चलते हुए यारम ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्ते हल्के से सरसरा रहे थे। यारम खान, तुम्हें क्या पता कि जब तुम्हारी माँ मुझसे शर्मा कर नाराज़ होती है फिर मुझे डांटती है, फिर मैं इसको मनाता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर हम सफ़र दिल में अपना ख़ास मकाम बना ले तो ज़िंदगी जन्नत लगती है। उम्मीद करता हूँ कि खुदा तुम्हारी और हमारी होने वाली बहू का रिश्ता भी हम जैसा होगा। इंशाल्लाह बाबा, आप अबीरा को देखकर मायूस नहीं होंगे। यारम ने सर हिलाया। हमारी होने वाली बहू का नाम अबीरा है, बहुत प्यारा नाम है, और तुम्हारे सरनेम के साथ तो और भी अच्छा लगेगा। यारम के बाबा ने मुस्कुराते हुए बेटे की पीठ थपथपाई। यारम के दिल ने एक खूबसूरत सा एहसास को शिद्दत से महसूस किया। जब अबीरा तबरेज़ खान से अबीरा यारम खान बन जाएगी, इस एहसास को महसूस करके वो गहरी मुस्कुराहट सजाए बागीचे में हल्की हवा और शाम की रोशनी के दरमियान अबीरा के ख्यालों में गुम हो गया। इसके बाबा ने अपने बेटे के मुस्कुराते चेहरे को गौर से देखा था और दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला इसके बेटे के नसीब में इस लड़की का साथ लिख दे, जिसके नाम से इसके बेटे के चेहरे पर ये कदर खुशी थी। यारम में आर्यान की जान बसती थी, और यारम जैसे समझदार आदमी को देर नहीं लगी कि इसका बेटा पूरी तरह से इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। यारम इजाज़त लेते हुए अपने रूम में चला गया, जबकि इसका बाबा अपनी बीवी को ढूंढते हुए किचन की तरफ चल दिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी नाराज़गी के बाद वो किचन में ही पाई जाती थी। और बागीचे में हल्की हवा के झोंके और दरख्तों की सरसराहट माहौल को मज़ीद जिंदा होते हुए पीछे रह गई थी। यारम के बाबा किचन में दाखिल हुए, गला साफ करते हुए खंगारते हुए बोले, अच्छा जी, यारम की माँ यहाँ किचन में आकर छुप गई हैं। किचन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। यारम की माँ चूल्हे के पास खड़ी कढ़ाई में नमकीन बकरे का गोश्त भून रही थी। खुशबू पूरे किचन में बिखरी हुई थी। लहसुन और मसालों की महक हवा में घुल रही थी और बर्तनों का हल्का सा टकराना माहौल में जिंदगी भरा हुआ था। जी नहीं, छुपी नहीं हूँ, आपके लिए आपका मनपसंद खाना बना रही हूँ। इन्होंने मुकालमा करते गोश्त हिलाते हुए एक पल की झलक में मुस्कुरा कर देखा।
آپ کو یاد نہیں مگر آپ نے کل نمکین بکرے کے گوشت کی کڑاہی کی فرمائش کی تھی۔ یارم کی ماں کڑاہی میں گوشت کو سلیقے سے ہلا کر ڈھکن دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ مجھے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی ہے کہ جس کے لیے میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بہت معنی رکھتی ہے، جو میری کسی بات کو نہ کبھی بھولتی ہے نہ کبھی ٹالتی ہے سوائے رومانس کے۔ یا اللہ میں اب آپ کا کیا کروں؟ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ وہ شرما کر سرخ پڑتی ہوئی راہ فرار ڈھونڈتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ شرمانا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہمارے بچوں کی شادیاں کرنے کا ٹائم ہو گیا اور تم ہو کہ اب تک ان کے باپ سے شرماتی ہو، کب شرمانا چھوڑو گی؟ خان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یارم کی ماں نے گھور کر سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے انگلی کے اشارے سے کہا، ہاتھ پیچھے رکھیں۔ نہیں ڈرتا۔ انہیں ڈر تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے بچے یا گھر کے ملازمین کچن میں آ سکتے ہیں۔ شرم کریں، گھر میں نوکر بھی موجود ہے اور آپ کی ایک عدد جوان بیٹی اور بیٹا بھی۔ یارم کی ماں سر کی چادر درست کرتے ہوئے شرم سے چہرہ جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ تو چلو روم میں آ جاؤ۔ یارم کے بابا بھی آج اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھے۔ آپ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لے کر آتی ہوں۔ ٹھنڈے روم میں جا کر بیٹھیں، کچن کی گرمی سے آپ کا دماغ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ جا رہا ہوں مگر جلدی آنا یارم کی ماں، ورنہ کچن زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے اور کچن کی طرف چل پڑے، جبکہ یارم کی ماں اس کی باتوں کو یاد کر کے شرما کر نظر جھکا گئی، مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ آج بھی اپنے ہاتھوں سے خان کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی اور اسی خاموش محبت میں کچن کی خوشبو اور ان کے دل کی گرمی دونوں بکھرتی رہتی تھی۔ عبیرہ شاہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح لیے۔ آج یہ انٹرنیٹ پر دیکھی گئی یہ تسبیح اسے عجیب سکون دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ تسبیح میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لکھا ہوا تھا اور یہ سوچ کر اسے اندر ہی اندر سکون ملا۔ وہ خاموش بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی، لیکن دل کا ایک بھاری بوجھ اسے بار بار یاد دلا رہا تھا وہی سب سے بڑی مشکل، آریان خان جواب، جو اب اس کی زندگی کا عذاب بن چکا تھا۔ نہ تو وہ اپنے گھر والوں کو نکاح کے بارے میں بتانے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ ہی یہ کوئی چھپانے والی بات تھی۔ سوچتی رہی کہ اب کیا کرتی تو کیا کرتی۔ دماغ مکمل طور پر بند سا ہو گیا تھا۔ تسبیح ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ فون کی مسلسل بجتی ہوئی بیل نے اسے اچانک چونکا دیا۔ تسبیح ہلکی سی جنبش کے ساتھ سائڈ پر رکھی گئی اور وہ فون اٹھانے کے لیے سائڈ ٹیبل کی جانب گئی۔ اس وقت سامنے جو نمبر تھا اسے دیکھ کر عبیرہ کی ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکان آئی، لیکن دل کے اندر ایک الجھن سی چھا گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دل میں ہلکی سی دھڑکن اور آنکھوں میں ایک عجیب سا انتظار، جیسے کسی لمحے کی سختی اور نرمی دونوں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ اسکرین پر ڈی ایس پی یارم خان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یارم کا نمبر دیکھ کر عبیرہ دل سے خوش ہوئی، اسے بات کرنا چاہتی تھی، فون اٹھانا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں تھی۔ اس شخص نے 2 ملاقاتوں میں اسے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یارم کو خبر نہ ہو جائے وہ اچانک کھڑکی کے راستے سے کمرے میں آ کر بدتمیزی کی ہر حد پار نہ کر جائے۔ اگر خوف سے کھڑکی کے آگے اس نے اپنی بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل کھینچ کر رکھ دی تھی۔ 5ویں بار مسلسل فون کی بیل بج رہی تھی۔ یارم نے بھی شاید آج ٹھان لیا تھا کہ وہ عبیرہ سے بات کر کے ہی لے گا۔ جب انسان دل میں کسی کے لیے خاص جذبہ رکھتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سچ تھا کہ عبیرہ کے دل میں یارم کے لیے خاص جذبات تھے، اور کیوں نہ ہوتے، یارم ہر لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ تھا۔ وہ جس طرح کے ہم سفر کو خوابوں میں سجا کر رکھتی تھی، یارم بالکل ویسا ہی تھا۔ یارم خان کو نظر انداز کرنا عبیرہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ 5ویں بار فون کی بیل بجنے پر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فون آن کیا، اسپیکر پر ڈال دیا اور تھوڑا سا فاصلے پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، شکر ہے آپ نے ہمارا فون اٹھا لیا۔ ایسی کیا خطا ہو گئی ہم سے جو آپ ہمارا فون اٹھانا گوارا نہیں کر رہی؟ یارم خان کی خوبصورت آواز اسپیکر سے خارج ہوئی اور عبیرہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ وہ خاموش تھی، اس کے چہرے پر شدید خوف طاری تھا۔ آریان خان کا ڈر اس کے حواسوں پر پوری طرح سوار تھا۔ دوسری طرف یارم خان اس کے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ دل یارم کے دور نہیں چاہتا تھا اور دماغ آریان خان کے خوف سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ جان سکتا ہوں کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی؟ اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں، مگر ایسی سزا مت دیجیے کیونکہ اپنی آواز سنانے کے لیے قابل نہیں سمجھ رہی ہمیں۔ سلام لفظ ٹوٹتے ہوئے نکلی، اس کی گھبراہٹ اور ڈر واضح تھا۔ پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دوسری جانب سے یارم خان کی خوشگوار آواز سنائی تھی۔
اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارا फ़ون اٹھا لیا، ابیرہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے لفظ ٹوٹے ٹوٹے نکلے، ہر حرف میں خوف اور شرمندگی واضح تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری جانب سے ہلکی سی آواز آئی، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابیرہ نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے جواب دیا، میں نہیں بتا سکتی۔ اس کے الفاظ میں شرم، ڈر اور خوف سب سے واضح تھے۔ دل زوروں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ یارم نے فکر مندی سے پوچھا، آواز میں نرم مروت اور دل کی لگن واضح تھی۔ ابیرہ کے دل پر اثر ڈال رہی تھی اور وہ ابھی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ابیرہ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ آواز میں ہلکی فکر اور مروت تھی۔ ابیرہ کے دل پر اثر ڈال رہی تھی اور وہ ابھی بھی کچھ جواب دینے کی ہمت میں جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ صرف ابیرہ کی گھبرائی ہوئی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ باقی ماحول میں کوئی آواز نہیں تھی۔ ابیرہ پلیز کچھ بولے تو صحیح۔ میں نے پوچھا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر گھر والوں کی طرف سے ہے تو میں آ کر خود ان سے بات کر لوں گا۔ کوئی چور و چکا تو نہیں ہے آپ کے گھر والے رشتے سے انکار کر دیں؟ میں اپنے والدین کے ساتھ خود آ سکتا ہوں اور آپ کے گھر والوں سے بات کر سکتا ہوں اور پوری امید رکھوں گا کہ میں ان کو منا لوں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یارم کو ابیرہ کی پریشانی سے یہی لگا کہ شاید اس کے گھر والوں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے، جبکہ حقیقت کی سوچ سے کہیں زیادہ مختلف تھی۔ یارم کو ابیرہ کی پریشانی سے یہی لگا تھا کہ شاید اس کے گھر والوں نے رشتے سے لیے انکار کر دیا، جبکہ حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ مختلف تھی۔ نہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتی؟ ابیرہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں انکار کر رہی ہوں کہ آپ کا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا تو بات ختم۔ لفظ ٹوٹتے نکلے۔ ہر جملے میں خوف اور ہچکچاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رشتہ نہیں ہو سکتا مطلب؟ اس طرح سے انکار کر کے آپ میری توہین کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابیرہ، آپ رو رہی ہیں؟ ابیرہ، یارم نے ابیرہ کے سسکنے کی آواز سن کر کہا، پلیز رونا بند کریں، مطلب کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کیا میں اس لائق نہیں کہ مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکے؟ آپ مجھے پریشانی بتائیں، میں اس کا حل نکالوں گا۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں۔ میں نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھ سے دور رہیں اور دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ ابیرہ کے منہ سے کیسے نکلے تھے یہ صرف اس کے دل ہی جانتا تھا۔ نہ تو اس طرح سے میں آپ سے رشتہ ختم کر سکتا ہوں اور نہ آپ مجھ سے اس طرح پیچھا چھڑوا سکتی ہیں۔ بڑی محبت سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، میں انکار کی وجہ جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یارم خان نے گہری آواز میں کہا، میرا نام یارم ہے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں سے دستبردار ہونا میری فطرت میں شامل نہیں۔ میں ہر چیز پر نہ آنکھ رکھتا ہوں نہ ہاتھ، مگر جس چیز کو دل سے پسند کرتا ہوں وہ میری ہوتی ہے اور اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ کی زندگی میں زور زبردستی سے شامل نہیں ہوا، احترام کے ہر پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑے مواقر انداز سے آپ سے بات کی تھی۔ آپ کی خاموشی اور چہرے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ سے میرے لیے جاننا مشکل نہیں تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اب اگر آپ اچانک سے انکار کر رہی ہیں تو انکار کے پیچھے آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ میں وہ وجہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ آپ کو کچھ بھی جاننے کا حق نہیں رکھتے۔ ابیرہ نے گھبرا کر ٹوٹتے لہجے میں کہا، میں نے آپ کو ہاں نہیں کی تھی، اب انکار کر رہی ہوں تو بات ختم۔ کیوں بات کو بڑھا رہے ہیں؟ اس کے الفاظ میں خوف، حیا اور اصرار سب واضح تھے۔ وہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بات کو بڑھا نہیں رہا، آپ غیر اخلاقی طور پر بات کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں اصرار اور عاجزی دونوں کے رنگ نمایاں تھے اور وہ ابیرہ کی خاموشی کے انتظار میں تھا۔ ابیرہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ ابیرہ نے حلق میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کو زبردستی نگلتے ہوئے فون ٹھیک سے بند کیا، پاور آف کرتے ہوئے اسے غصے سے بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی، ہر سانس میں خوف اور ڈر واضح تھا۔ ابیرہ سر تکیے پر رکھے سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ مجھے پسند ہیں، بہت پسند ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں کیسے بتاؤں کہ اس سفاک انسان سے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ پر ٹرسٹ کرنا چاہتی ہوں، مگر میں اپنے گھر والوں کی طرح آپ کی جان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اللہ میاں، کہاں پھنس گئی ہوں؟ کیا گناہ ہو گیا تھا جو میری ملاقات اس شخص سے ہو گئی؟ اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کیوں یہ میری زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اسے کیا لے کر رو رہی تھی،
خود سے سوال کرتے ہوئے خود سے ہی جواب تلاش کرتی ہوئی۔ سسکیوں کے بیچ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا اور خاموش کمرے میں اس کی ہر سانس جیسے درد کی گونج بنا کر باقی لمحوں کو چھو رہی تھی۔